नमस्कार साथियों, शिप स्टेबिलिटी के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम ट्रिम शुरू कर रहे हैं और ट्रिम को जानने से पहले आपको थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम आपको ट्रांसवर्स स्टैटिकल स्टेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम बताए थे शिप के स्टेबिलिटी को दो डायरेक्शन में बांटते हैं। एक आपका होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन और दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्टेबिलिटी होता है उसको हम लोग ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी कहते हैं, या इसी को हम लोग ट्रांसवर्स स्टैटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है और इसके बारे में मैं आपको बहुत सारे लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं। अब आपका बच गया है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाला स्टेबिलिटी। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्टेबिलिटी होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्टैटिकल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। तो दोनों में से जो बोलिए, दोनों सेम ही चीज है। जब हम आपको ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी बताए थे वहां पर मैं आपको हील बताया था, लिस्ट बताया था, ट्रांसवर्स मेटा सेंटर बताया था और मैं वहां पर आपको राइटिंग लीवर और मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी अर्थात राइटिंग मोमेंट के बारे में बताया था। यह सभी के सभी ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी से रिलेटेड था। उसी तरह यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी में आपको पढ़ना है पिंच, ट्रिम, एमसीटीसी, ट्रिमिंग मोमेंट और यहां पर लिस्ट में आपको क्या पढ़ना था, लिस्टिंग मोमेंट। इसके साथ ही साथ यहां पर आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। और ट्रांसवर्स स्टैटिकल स्टेबिलिटी में हम आपको बताए थे जब कोई वेट लोड या डिस्चार्ज या शिफ्ट हो जाता है तो उसके कारण वेसल का लिस्ट जो है वह चेंज होता है। इसी तरह जब कोई भी वेट लोड, डिस्चार्ज या शिफ्ट होगा तो वेसल का ट्रिम भी चेंज होगा। तो जिस प्रकार हम लोग लिस्ट कैलकुलेट करते थे उसी प्रकार हमको यहां पर ट्रिम भी कैलकुलेट करना होगा। और लोडिंग, डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग के कारण कितना ट्रिम चेंज होगा अर्थात फॉरवर्ड ड्राफ्ट में कितना चेंज आएगा, आप ड्राफ्ट में कितना चेंज आएगा, यह सभी के सभी आपको कैलकुलेट करना होगा और यहां पर हम यही सीखेंगे। तो यहां पर ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी और लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड है। अंतर सिर्फ इतना है कि ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी शिप के ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए है और लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी शिप के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए है अर्थात फोर एंड आप डायरेक्शन के लिए है। तो चलिए एक एक करके हम सारा चीज आपको डिटेल में समझाते हैं। तो ट्रिम टाइप ए को शुरू करने से पहले आपको बहुत सारे जो टर्म है और बहुत सारे फार्मूला जो है वह समझना काफी जरूरी है। इसलिए मैं आपको ट्रिम टाइप ए से पहले लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी में जो भी जरूरी है वह मैं आपको बता दूंगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम पिंच को समझते हैं। पिंच होता क्या है, और यह जो पिंच है इंजन वाले पिंच से काफी डिफरेंट है। इंजन का भी एक पिंच होता है, आप इंजीनियरिंग नॉलेज में पढ़े होंगे। तो यह पिंच और यह पिंच दोनों डिफरेंट है। आप लोग वेसल पर सुने होंगे, वेसल काफी रोलिंग पिचिंग हो रहा है, यह रफ वेदर में काफी होता है और रोलिंग को हीलिंग भी बोला जाता है। तो यहां पर रोलिंग और पिचिंग दोनों सेम ही चीज है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। रोलिंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है और पिचिंग जो है वह लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। जब कोई भी वेसल पोर्ट टू स्टारबोर्ड और स्टारबोर्ड टू पोर्ट करता रहता है तो हम लोग कहते हैं वेसल काफी रोलिंग कर रहा है, या इसी को हम लोग कहते हैं वेसल काफी हीलिंग हो रहा है। उसी प्रकार जब कोई वेसल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अर्थात फोर एंड आप डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर रहा हो तो हम कहते हैं वेसल जो है काफी पिचिंग कर रहा है। पिचिंग के कारण शिप का इंड जो है ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है और कंटिन्यू यह करता रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पिचिंग। और जब हम हील समझा रहे थे तो वहां पर बताए थे हीलिंग जो है एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है। और यह किस किस एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है, ड्यू टू विंड, वेव, अल्टरेशन ऑफ कोर्स। उसी प्रकार पिचिंग भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है और पिचिंग मेनली जो है सी वेव के कारण होता है। जब सी का वेव फॉरवर्ड इंड या आप इंड पर लगता है तो वेसल का फॉरवर्ड एंड आप इंड ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग पिचिंग कहते हैं। अर्थात पिचिंग भी एक तरह का रोटेशनल मोशन है। और अभी जो हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो रेड लाइन मार्क किए हैं इसी के अबाउट जो है वह रोटेशन करता रहता है। और हीलिंग भी एक तरह का रोटेशनल मोशन है और यह एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो लाइन होता है जो सेंट्रल लाइन से गुजरता है उसके अबाउट रोटेट करता रहता है। बस यहां पर अंतर सिर्फ डायरेक्शन का है। तो आप यहां पर पिंच वर्ड समझ गए होंगे
और यह भी समझ गए होंगे कि यह हील से किस प्रकार मिलता जुलता है। अब आप समझिए पिचिंग के पीछे क्या मैकेनिज्म लगा हुआ है, अर्थात कौन कौन सा साइंस जो है इसके पीछे काम कर रहा है, वह आपको समझना जरूरी है, तभी आपसे कोई भी थ्योरी या न्यूमेरिकल जो है बनेगा। हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, जब शिप जो है काम वाटर में फ्लोट करता रहता है तो शिप का सेंटर ऑफ बायंसी और शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में होता है। दोनों फोर्सेज एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेसल इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन है, यह मैं आपको बता चुका हूं और ओरल में आपसे पूछ दिया जाता है। अब हम मान लेते हैं पीछे से कोई सी वेव आ रहा है और सी वेव का क्रस्ट जो है वह वेसल के स्टर्न पार्ट में लगता है। कोई भी वेव का क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, जिसको हिंदी में शीर्ष और गर्त बोलते हैं। आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाला को बोलते हैं ट्रफ। तो ये जो सी वेव आ रहा था तो सी वेव का जो क्रस्ट है वह वेसल के स्टर्न पर लग रहा है। तो जब वेसल के स्टर्न पार्ट पर सी वेव का क्रस्ट लगेगा तो आप देख रहे होंगे कि शिप का अंडर वाटर वॉल्यूम आप डायरेक्शन में ज्यादा होगा। और जब शिप का अंडर वाटर वॉल्यूम आप डायरेक्शन में ज्यादा होगा तो यह जो सेंटर ऑफ बायंसी था, यह सेंटर ऑफ बायंसी भी आप की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप। तो सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट होके पीछे की ओर चला आएगा और हम मान लेते हैं यह पीछे की ओर शिफ्ट होके एक न्यू पोजीशन B1 पर पहुंच गया। तो अब आप डायग्राम से देख रहे हैं सेंटर ऑफ बायंसी न्यू पोजीशन B1 से ऊपर की ओर लगेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले जहां पर था वहीं के वहीं रहेगा। पिचिंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता है। जिस प्रकार हील में वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता है, उसी प्रकार पिचिंग में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल अपने इनिशियल पोजीशन पर फिक्स रहेगा। हील और पिच दोनों एक दूसरा से एकदम क्लोजली रिलेटेड है, सिर्फ डायरेक्शन का फेर है। एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी दोनों एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनली जो है सेपरेट हो गया है। और जब दोनों एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट हो जाएगा तो इसके कारण एक कपल फॉर्म करेगा और यह कपल वेसल को रोटेट करना चाहेगा। और रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा? इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे की ओर लगेगा और B1 पॉइंट से सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर की ओर लगेगा। तो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर रोटेट करना चाहेगा, अतः वेसल जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अर्थात वेसल का फॉरवर्ड इंड नीचे की ओर जाएगा अर्थात डिप करेगा और आफ्ट इंड जो है ऊपर की ओर उठेगा अर्थात लिफ्ट होगा। अब आप यहां पर दूसरा कंडीशन समझिए। हम यहां पर माने थे कि सी वेव का जो क्रस्ट है वह आफ्ट पार्ट में लग रहा है। यह भी हो सकता है कि सी वेव का क्रस्ट जो है वह फॉरवर्ड पार्ट में लग रहा हो। तो जब सी वेव का क्रस्ट फॉरवर्ड पार्ट में लगेगा तो फॉरवर्ड की ओर सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड की ओर अंडर वाटर वॉल्यूम जो है ज्यादा होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले जहां पर लग रहा था वहीं के वहीं लगता रहेगा। तो इस कंडीशन में भी सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट हो जाएगा और यहां पर भी एक कपल फॉर्म करेगा और यहां पर भी वेसल को रोटेट करना चाहेगा। और यह रोटेशन किस डायरेक्शन में करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा और सेंटर ऑफ बायंसी से फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर की ओर लगेगा। तो वेसल को यह एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, अर्थात वेसल को यह इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो यहां पर क्या होगा? ये जो वेसल का आफ्ट वाला पार्ट है वह डिप करेगा, वह नीचे की ओर जाएगा और वेसल का फॉरवर्ड वाला पार्ट जो है वह लिफ्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा। अतः यहां पर आप दोनों डायग्राम से समझ गए होंगे, यदि वेव आफ्ट डायरेक्शन में लगेगा तो आफ्ट पार्ट ऊपर की ओर जाएगा, फॉरवर्ड पार्ट नीचे की ओर जाएगा। और यदि वेव फॉरवर्ड की ओर लगेगा तो फॉरवर्ड पार्ट ऊपर की ओर जाएगा और आफ्ट पार्ट जो है नीचे की ओर आएगा। जिधर वेव लगेगा उधर का पार्ट ऊपर की ओर लिफ्ट होगा। और सी वेव एक सीरीज में आगे की ओर चलता रहता है, जिस भी डायरेक्शन से आए, फॉरवर्ड से आए या आफ्ट से आए, यह एक सीरीज में आगे की ओर चलता रहता है। और सी वेव सीरीज में चलने के कारण कभी वह आफ्ट में लगेगा, कभी वह फॉरवर्ड में लगेगा। तो वेसल का इंड अर्थात फॉरवर्ड इंड और आफ्ट इंड कंटिन्यूअस ऊपर नीचे करता रहेगा और यही अप एंड डाउन मूवमेंट को हम लोग पिचिंग बोलते हैं। वेसल जो है काफी ज्यादा पिचिंग कर रहा है।
और जब वेसल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काफी ज्यादा पोर्ट स्टारबोर्ड करता रहता है तो हम लोग उसको रोलिंग बोलते हैं। रोलिंग और हीलिंग दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन रोलिंग लोग ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं पिच क्या होता है, पिचिंग के पीछे क्या कारण है, यह काफी आप अच्छा से समझ गए होंगे। और यदि आप अच्छा से समझ रहे हैं तो चैनल को दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। तो जब आप अच्छा से समझ गए हैं तो लगे हाथ आप डिफिनीशन भी नोट कर लीजिए। यदि कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज पिच या डिफाइन पिच, तो आप क्या बोलिएगा? तो आप उन्हें बताइएगा अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ शिप इंड ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ शिप इंड किसके कारण होता है? ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी फॉरवर्ड अप डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहता है, और यह शिफ्टिंग किसके कारण होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम वेव एक्शन। यह वेव के कारण होता है, इज नोन एज पिच। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ शिप इंड्स ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी रिजल्टिंग फ्रॉम वेव एक्शन इज नोन एज पिच। और यदि आप रिटन एग्जाम में इसको लिख रहे हैं तो इसके नीचे जो है 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया था, पिचिंग जो है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स होता है। पिचिंग इज कॉल्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक वेव एक्शन। और क्या आप लिख सकते हैं? ड्यू टू पिचिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेसल नॉट चेंज, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल ऑलवेज रिमेन्स फिक्स एट ए सेम पॉइंट। जो इनिशियल में था वहीं के वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। पिचिंग के कारण वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी चेंज नहीं होता है। और जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, हील के कारण भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं होता है। वेसल कितना हूं जो है पोर्ट स्टारबोर्ड रोलिंग करते रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी नहीं चेंज होगा अनटिल अनलेस वेसल में जो कार्गो रखा हुआ है वह शिफ्ट ना हो जाए। अब बहुत ज्यादा पिचिंग हो रहा है या बहुत ज्यादा रोलिंग हो रहा है और अंदर का जो कार्गो रखा हुआ था, कार्गो का लाइसिंग टूट गया और कार्गो एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गया, उस परिस्थिति में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। लेकिन वेसल कितना रोल पिच करता रहे और वेट जहां के जहां रखा है वहीं के वहीं स्थिर रहे, उस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सिर्फ उसका सेंटर ऑफ बायंसी जो है वह चेंज होता रहता है। पिचिंग में सेंटर ऑफ बायंसी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज होता है और हीलिंग में सेंटर ऑफ बायंसी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चेंज होता है। यह मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब आप पिचिंग अच्छा से समझ गए हैं तो अब आप ट्रिम समझिए, ट्रिम क्या होता है। और ट्रिम जो है लिस्ट से काफी क्लोजली रिलेटेड है। जिस प्रकार पिच जो है हील से रिलेटेड था, उसी प्रकार ट्रिम जो है लिस्ट से काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अंतर सिर्फ इतना है, लिस्ट जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है और ट्रिम जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। लिस्ट जो है वेट के शिफ्टिंग के कारण या लोडिंग के कारण या डिस्चार्जिंग के कारण होता है, उसी प्रकार ट्रिम भी वेट के लोडिंग, डिस्चार्जिंग या शिफ्टिंग के कारण होता है। सबसे पहले आप समझिए ट्रिम होता क्या है। कब बोला जाता है कि वेसल जो है ट्रिम है? जब वेसल का फॉरवर्ड ड्राफ्ट और वेसल का आफ्ट ड्राफ्ट दोनों सेम नहीं है तो बोला जाता है वेसल जो है ट्रिम है। और इसका 3 कंडीशन हो सकता है। कौन कौन सा? एक कंडीशन आपका हो सकता है फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो है वह ज्यादा हो आफ्ट ड्राफ्ट से। दूसरा हो सकता है फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो है वह कम हो आफ्ट ड्राफ्ट से, अर्थात आफ्ट ड्राफ्ट ज्यादा है फॉरवर्ड ड्राफ्ट से। और तीसरा कंडीशन हो सकता है फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो है वह बराबर है आफ्ट ड्राफ्ट के, अर्थात फॉरवर्ड और आफ्ट दोनों सेम ही है। अब कंडीशन नंबर 1 समझिए, फॉरवर्ड ड्राफ्ट ज्यादा है आफ्ट ड्राफ्ट से। हम मान लेते हैं ये रेड वाला आपका वाटर लाइन है और फॉरवर्ड ड्राफ्ट ज्यादा है, अर्थात वेसल पानी के अंदर फॉरवर्ड की ओर ज्यादा है और आफ्ट की ओर कम है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि वेसल जो है फॉरवर्ड की ओर झुका हुआ है और फॉरवर्ड की ओर झुकेगा तभी ना फॉरवर्ड ड्राफ्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो है ज्यादा है और आफ्ट ड्राफ्ट जो है यह कम है। हम मान लिए हैं इधर फॉरवर्ड है और इधर वेसल का आफ्ट है। तो जब फॉरवर्ड ड्राफ्ट आफ्ट ड्राफ्ट से ज्यादा होगा उस समय वेसल जो है आगे की ओर झुका होगा और इसी को बोलते हैं ट्रिम बाई हेड। क्या बोलते हैं? ट्रिम बाई हेड। जब वेसल आगे की ओर झुका है तो उसको बोलते हैं ट्रिम बाई हेड। तो अब सवाल उठता है ट्रिम का वैल्यू कितना है? तो ट्रिम का वैल्यू हम लोग निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट। हम मान लेते हैं यहां पर फॉरवर्ड ड्राफ्ट 10 मीटर है, आफ्ट ड्राफ्ट जो है 6 मीटर है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से भी आपको पता चल रहा है फॉरवर्ड की ओर ड्राफ्ट ज्यादा है, अतः वेसल ट्रिम बाई हेड है।
तो कितना से ट्रिम बाई हेड है, तो ट्रिम का वैल्यू होता है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड अप ड्राफ्ट। तो डिफरेंस यहां पर कितना है 10 - 6 इक्वल टू 4 मीटर। तो यहां से ट्रिम कितना हो गया, ट्रिम इक्वल टू 4 मीटर, और ट्रिम का डायरेक्शन क्या है बाई हेड, फॉरवर्ड की ओर झुका हुआ है। अब हम दूसरा कंडीशन पढ़ाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो है कम है, अर्थात आप ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट से ज्यादा है, और जब आप ड्राफ्ट ज्यादा है तो वेसल आप की ओर झुका होगा। अभी हम आपको डायग्राम भी बना देते हैं। अब कंडीशन 2 में आप ड्राफ्ट ज्यादा है, मान लेते हैं ये वाटर लाइन है और आप ड्राफ्ट ज्यादा है तो वेसल आप की ओर ज्यादा झुका होगा। ये आपका आप्ट है और ये वेसल का फॉरवर्ड पार्ट है। ये देख रहे हैं यहाँ पर आप ड्राफ्ट ज्यादा है और फॉरवर्ड ड्राफ्ट कम है। हम यहाँ पर मान लिए हैं आप ड्राफ्ट जो है 10 मीटर है, फॉरवर्ड ड्राफ्ट 6 मीटर है। तो यहाँ पर ट्रिम कितना हो जाएगा, ट्रिम इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड अप ड्राफ्ट, तो 10 - 6 इक्वल टू 4 मीटर। और ट्रिम का नाम क्या होगा, जब आप ड्राफ्ट ज्यादा होगा तो ट्रिम का नाम हो जाता है बाई अस्टर्न, अर्थात अस्टर्न की ओर झुका हुआ है। और कितना से, ट्रिम बाई 4 मीटर। तो यहां पर ट्रिम हो जाएगा 4 मीटर बाई अस्टर्न। इसका मीनिंग हुआ आप ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट से 4 मीटर ज्यादा है। ट्रिम का वैल्यू आपको बताता है फॉरवर्ड अप ड्राफ्ट का डिफरेंस, और जब इसी में नाम ऐड कर दिया जाए तो यह आपको बता देगा फॉरवर्ड या आप से कितना ज्यादा है, और यह डिपेंड करेगा बाई हेड है कि बाई अस्टर्न है। यहां पर 4 मीटर बाई अस्टर्न है, अतः आप ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट से 4 मीटर ज्यादा है। यहां पर था बाई हेड, अर्थात फॉरवर्ड ड्राफ्ट आप ड्राफ्ट से 4 मीटर ज्यादा है। अब यहां पर आप ड्राफ्ट 16 मीटर रहता और फॉरवर्ड ड्राफ्ट 12 मीटर रहता तो भी यहां पर ट्रिम जो होता बाई 4 मीटर अस्टर्न होता। यह सिर्फ डिफरेंस बताता है, फॉरवर्ड और आप के बीच में डिफरेंस कितना है और किधर ज्यादा है किधर कम है। यह नहीं बताता है कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना है, आप ड्राफ्ट कितना है। ट्रिम का मीनिंग है सिर्फ दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आइए थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन कहता है फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट दोनों सेम है। मान लेते हैं ये वाटर लाइन है, ये आपका शिप है। जब फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट दोनों सेम होगा तो शिप न तो फॉरवर्ड की ओर झुका होगा और न ही आप की ओर झुका होगा। यदि फॉरवर्ड ड्राफ्ट 10 मीटर होगा तो आप ड्राफ्ट भी 10 मीटर होगा। यदि फॉरवर्ड ड्राफ्ट 20 तो आप ड्राफ्ट 20, दोनों एकदम सेम है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है वेसल एट इवन कील। क्या बोला जाता है, वेसल जो है इवन कील है। जिस प्रकार वेसल यदि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में झुका हुआ नहीं होता था, अर्थात लिस्ट 0 होता था, तो हम लोग क्या बोलते थे वेसल अपराइट है। उसी तरह लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यदि वेसल झुका हुआ नहीं है तो हम लोग बोलते हैं वेसल जो है इवन कील है, अर्थात फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट सेम है। अब आप ट्रिम समझ गए, तो अब आप ट्रिम का डिफिनेशन भी नोट कर लीजिए। यदि कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज ट्रिम या डिफाइन ट्रिम, तो आप क्या डिफाइन कीजिएगा, तो आप उन्हें बताइएगा डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड आफ्टर ड्राफ्ट इज नोन एज ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड आफ्टर ड्राफ्ट इज नोन एज ट्रिम। और ट्रिम का जो वैल्यू आता है उसे मीटर या सेंटीमीटर में शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखे होंगे लिखे हैं हम 4 मीटर बाई हेड, उसी प्रकार कोई लिख देगा 1.6 मीटर बाई हेड या 2.3 मीटर बाई अस्टर्न। और जब 1 मीटर से कम रहता है तो मोस्टली जो है सेंटीमीटर में शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर 60 सेंटीमीटर बाई हेड, 30 सेंटीमीटर बाई अस्टर्न, या इसी को कभी कभी या बहुत लोग 0.6 मीटर बाई हेड या 0.3 मीटर बाई अस्टर्न ऐसे भी लिखते हैं। तो हम ट्रिम के बारे में यहां पर लिख सकते हैं ट्रिम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर या सेंटीमीटर। ट्रिम को किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन मीटर या सेंटीमीटर, दोनों में से कोई में एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं ताकि जो है हम आगे आपको समझा सकें। अब आप ट्रिम के बारे में बेसिक जान गए हैं, लेकिन ट्रिम के बारे में अभी हम आपको एडवांस थोड़ा नॉलेज देना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म लगा हुआ है। और उसको बताने के पहले हम आपको ट्रिम और लिस्ट में मेनली क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी हम आपको बताए थे ट्रिम और लिस्ट लगभग दोनों सेम ही है। लिस्ट जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है और ट्रिम जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है। वह क्या है, हम आपको पहले बता चुके हैं लिस्ट को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग डिग्री एंड मिनट में। हम पहले आपको बता चुके हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं लिस्ट इजकल टू 10 डिग्री पोर्ट, लिस्ट इजकल टू 10.7 डिग्री स्टारबोर्ड, लिस्ट इजकल टू 10 डिग्री 7 मिनट पोर्ट।
तो लिस्ट को जो है हम लोग एंगल में शो करते हैं, लेकिन ट्रिम को हम लोग एंगल में शो नहीं करते हैं। ट्रिम को हम लोग अभी बताएं मीटर या सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ट्रिम हम लोग बताते हैं फॉरवर्ड और अप ड्राफ्ट का बीच का डिफरेंस, कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेकिन जब लिस्ट की बात आता है तो हम लोग यह नहीं बताते हैं कि पोर्ट और स्टारबोर्ड ड्राफ्ट में कितना का अंतर है, हम लोग बताते हैं वेसल जो है कितना एंगल अर्थात कितना डिग्री झुका हुआ है, यह बताते हैं। एक तो अंतर यह है, और दूसरा मेजर क्या अंतर है, वेसल को ऑल टाइम अपराइट रखना होता है, अर्थात लिस्ट जो है 0 होना चाहिए ऑल टाइम। वेसल में जब भी प्लानिंग होता है तो फाइनल कंडीशन में वेसल को एकदम अपराइट करना होता है, उसमें कोई भी जरा सा भी लिस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रिम के केस में उल्टा है, 99.99% में वेसल का ट्रिम 0 नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है ट्रिम 0 नहीं होगा तो ट्रिम कुछ ना कुछ होगा, तो ट्रिम बाई हेड रखा जाता है या बाई स्टर्न रखा जाता है, मेन जो है यही सवाल उठता है। तो हम आपको बता दें वेसल को 99.999% जो है स्लाइटली ट्रिम बाई स्टर्न रखा जाता है, अर्थात पीछे की ओर ड्राफ्ट थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है फॉरवर्ड से। अब ऐसा क्यों, अब देखिए जब पीछे की ओर थोड़ा सा ड्राफ्ट ज्यादा रहता है तो वेसल का जो पीछे प्रोपेलर रहता है, प्रोपेलर का एक इमर्शन बढ़ जाता है जिसके कारण थ्रस्ट अच्छा मिलता है और जिसके कारण वेसल का स्पीड जो है बढ़ जाता है। और दूसरा मेजर कौन सा कारण है, जब वेसल स्लाइटली ट्रिम बाई स्टर्न रहता है तो स्टीयरिंग जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स करता है, अर्थात वेसल काफी आसानी से पोर्ट स्टारबोर्ड की ओर घूमता है। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि वेसल को स्लाइटली ट्रिम बाई स्टर्न रखा जाए, और यदि स्लाइटली ट्रिम बाई स्टर्न पॉसिबल नहीं है तो कम से कम तो इवन कील होना चाहिए। कभी भी ट्रिम बाई हेड नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि ट्रिम बाई हेड रखेगा तो वेसल का स्पीड भी घट जाएगा और वेसल का स्टीयरिंग क्वालिटी भी घट जाएगा। और ट्रिम और लिस्ट में यह जो डिफरेंस है आपको रिटन में भी पूछ दिया जाता है, कोई क्वेश्चन का यह सब क्वेश्चन डाल दिया जाता है, और ओरल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ओरल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई कोई सर्वेयर इसी में काफी ज्यादा डीपली घुस जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। वेसल जो है हमेशा ट्रिम बाई स्टर्न रखा जाता है। और आपको याद रखने का एक तरीका भी बता देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई बोल देते हैं ट्रिम बाई हेड, नहीं नहीं सॉरी सर ट्रिम बाई स्टर्न। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग जो है इजी होता है पुशिंग से, क्यों, और 9th-10th में आप लोग इसके पीछे साइंस भी पढ़े होंगे, इसके पीछे क्या कारण है। तो हम यहाँ पर एक रफ आइडिया आपको दे देते हैं। जब भी आप देखते होंगे ये जो ट्रॉली जो होता है, ट्रॉली को आप लोग खींचने की कोशिश करते हैं, तो जब आप ट्रॉली को इसे खींचते हैं तो फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लगता है जो इस ट्रॉली को लिफ्ट करके रखता है, और एक कंपोनेंट फॉरवर्ड की ओर पुल करता है, और इसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स जो है नीचे कम लगता है। और यदि इसी को हम उल्टा कर दें, हम पुश करके ले जाएं, ठेल के, हम जो है यहाँ पर जो खींच रहे थे खींचना बंद कर दें, अब हम यहाँ पर पीछे से ठेलना शुरू कर देंगे, तो जब पीछे से ठेलना शुरू करेंगे तो फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की ओर लगेगा और एक कंपोनेंट फॉरवर्ड की ओर लगेगा, इसके कारण फ्रिक्शन जो है बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रॉली का ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि जो है फॉरवर्ड की ओर खींच के ले जाया जाए, जिससे आपको कम फोर्स लगता है और वहां पर स्पीड भी अच्छा मिलेगा और आपको ट्रॉली को मैन्यूवर करने में भी आसानी होगा। तो यही चीज ध्यान रखना है। वेसल को भी आपको आगे से उठा के रखना है, तो जब वेसल आगे से उठा रहेगा तो आसानी से जो है मैन्यूवर किया जा सकता है और इसका स्पीड भी आपको अच्छा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं यह भी काफी अच्छा से समझ गए होंगे। अब जो है आप मैकेनिज्म समझिए, ट्रिम के पीछे क्या क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि यह समझना काफी जरूरी है। जब शिप काम वाटर में फ्लोट करता रहता है तो शिप का फोर्स ऑफ बायंसी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में लगता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है और दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अभी हम आपको ट्रिम का मैकेनिज्म समझा रहे हैं। अब हम मान लेते हैं फॉरवर्ड की ओर कोई वेट था W टन और इस वेट को पीछे की ओर शिफ्ट किया गया है। तो जब आप इस वेट को पीछे की ओर शिफ्ट कीजिएगा तो वेसल में पीछे की ओर वेट बढ़ जाएगा, और जब पीछे की ओर वेट बढ़ेगा तो वेसल पीछे की ओर झुक जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं यह जो वेसल पीछे की ओर झुका है यह वेसल के इंटरनल काउज है, अंदर से वेट जो है हम लोग इधर से उधर कर रहे हैं, या
वेसल में लोडिंग कर दीजिए और यह लोडिंग पीछे की ओर कर दीजिए, तो भी वेसल पीछे की ओर झुकेगा। यहाँ पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई विंड वेव इसको जो है आगे पीछे नहीं घुमा रहा है। तो जब आप वेट पीछे की ओर शिफ्ट कीजिएगा तो शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि जब हम आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा रहे थे वहां हम आपको बताए थे जिस डायरेक्शन की ओर शिफ्टिंग होगा उसी डायरेक्शन की ओर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट जो है लॉन्गिट्यूडनली पीछे की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पीछे की ओर जाएगा। हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया और न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन G1 है। ये आपका G था, इनिशियल G, ये G1। हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो COG लिखे हैं इसके जगह हम G लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपका G है। शिफ्टिंग के कारण शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से G1 की ओर चला गया और G1 का वैल्यू कितना होगा हम आपको बता चुके हैं। G1 इक्वल टू छोटा W इंटू डी डिवाइडेड बाई बड़ा W। यहाँ बड़ा W क्या है, वेसल का डिस्प्लेसमेंट। छोटा W क्या है, जो वेट आप शिफ्टिंग किए हैं। और D क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस थ्रू वेट शिफ्टेड। यहाँ पर वेट को लॉन्गिट्यूडनली शिफ्ट किया गया है, तो यहाँ पर D हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। इससे G1 का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जान गए जैसे ही वेट पीछे की ओर लाइएगा शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पीछे की ओर आएगा, और जब शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की ओर आएगा तो शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी दोनों एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट हो जाएगा। ये आपका न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पर इनिशियल में था, यहाँ पर एक कपल फॉर्म करेगा और वेसल को पीछे की ओर बेंड करना शुरू कर देगा, अर्थात सॉरी रोटेट करना। बेंड करना सही वर्ड नहीं होगा, रोटेट करना। वेसल पीछे की ओर रोटेट होना शुरू हो जाएगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू होगा और वेसल जो है पीछे की ओर धीरे धीरे झुकना चालू करेगा और वेसल का आर्म ड्राफ्ट बढ़ना शुरू होगा। और यह कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि सेंटर ऑफ बायंसी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्टली वर्टिकली नीचे ना आ जाए। लिस्ट के केस में क्या होता था, हम वहां पर आपको समझाए थे, वेसल जैसे ही लिस्ट होना शुरू होता है, वेसल जब तक लिस्ट होगा जब तक जो है न्यू सेंटर ऑफ बायंसी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकली नीचे ना आ जाए। उसी प्रकार यहां भी वही चीज होगा, वेसल पीछे की ओर जब तक बेंड करता रहेगा जब तक कि न्यू सेंटर ऑफ बायंसी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्ट नीचे ना आ जाए। मान लेते हैं ये आपका वाटर लाइन है, वेसल पीछे की ओर झुकेगा तो अंडर वाटर वॉल्यूम भी पीछे की ओर जाएगा, तो जब अंडर वाटर वॉल्यूम भी पीछे की ओर जाएगा तो सेंटर ऑफ बायंसी भी पीछे की ओर आएगा। मान लेते हैं न्यू जो सेंटर ऑफ बायंसी है B1 है, ओल्ड वाला B है। इनिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी G था और न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 है, ये यहाँ पर G1 आ गया। तो वेसल पीछे की ओर जब तक झुकता रहेगा जब तक ये जो न्यू B1 सेंटर ऑफ बायंसी है यह न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एकदम वर्टिकली नीचे ना आ जाए। और जब वर्टिकली नीचे आ जाएगा तो वेसल फिर से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और वहीं के वहीं स्थिर हो जाएगा। अब न्यू पोजीशन G1 से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा और सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर की ओर, दोनों एक वर्टिकल लाइन में है, दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट करेगा, कोई भी कपल फॉर्म यहाँ पर नहीं होगा और इसी कंडीशन में आके यह रुक जाएगा। और जब हम आपको हिल और लिस्ट समझा रहे थे तो हम आपको यह भी बताए थे, जब न्यू सेंटर ऑफ बायंसी से वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर जाएगा और शिप के सेंट्रल लाइन पर जिस पॉइंट पे कट करेगा अर्थात जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स मेटा सेंटर, और जिसको कैपिटल M से दिखाते हैं, और कुछ लोग इसको कैपिटल M और नीचे P लिख देते हैं। उसी प्रकार यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर भी डिफाइन होता है। हिल लिस्ट के केस में ट्रांसवर्स मेटा सेंटर डिफाइन होता है और ट्रिम और पिच के केस में यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर डिफाइन होता है, और प्रिंसिपल सेम ही है। जब न्यू सेंटर ऑफ बायंसी से वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर जाएगा तो इनिशियल सेंटर ऑफ बायंसी से जो वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर जाता था उसको जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर, और इसको M और नीचे में L से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसवर्स मेटा सेंटर को डिफाइन करते थे उसी प्रकार यह लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर भी डिफाइन होगा, सिर्फ जो है डायरेक्शन जो है चेंज होगा। ऊपर के केस में ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला था, नीचे के केस में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाला आएगा। न्यू सेंटर ऑफ बायंसी से जो वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर जाएगा और इनिशियल में जो सेंटर ऑफ बायंसी था वहां से जो वर्टिकल लाइन जाता था वह दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिलेगा, उसी पॉइंट को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर, और जिसको डिनोट किया जाता है ML से। तो यदि आपको कोई डिफाइन करने के लिए कह दे व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर, लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर क्या होता है, तो आप क्या डिफाइन कीजिएगा?
तो अभी जो हम हिंदी में समझाए थे उसी को सिंपल में आपको इंग्लिश में लिख देना है। आप क्या लिखिएगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बायएंसी व्हेन वेसल एट इवन कील एंड व्हेन वेसल इज ट्रिम्ड। जब इवन कील था उस समय भी सेंटर ऑफ बायएंसी से कोई ऊपर की ओर वर्टिकल लाइन जा रहा होगा, जो हम यहाँ पर ये रेड वाला लाइन मार्क किए हैं, और जब ट्रिम हो जाएगा तो वेसल का सेंटर ऑफ बायएंसी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंडर वाटर वॉल्यूम जो है चेंज होगा और जिधर ज्यादा होगा उधर की ओर सेंटर ऑफ बायएंसी आएगा। तो जो न्यू सेंटर ऑफ बायएंसी होगा उससे भी एक वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर जाएगा। तो यह जो दोनों वर्टिकल लाइन जहां पर मीट करेगा अर्थात इंटरसेक्ट करेगा उसी को लॉन्गिट्यूडिनल मेटा सेंटर बोलते हैं, और उसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ बायएंसी व्हेन वेसल ऑन इवन कील एंड व्हेन वेसल इज ट्रिम्ड। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल एम और नीचे में एल। और आप एमबी हिंडशिप का जब आप हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकाल के देखिएगा तो वहां पर लॉन्गिट्यूडिनल मेटा सेंटर का कील से हाइट दिया रहता है, KML का वैल्यू वहां पर दिया होगा और KMT का भी वैल्यू दिया रहता है। यह आपका ट्रांसवर्स मेटा सेंटर का हाइट है और KML मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मेटा सेंटर का हाइट। अब आप यहां पर समझ गए, यदि वेट जो है पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे तो पीछे की ओर वेसल जो है वह झुकेगा, और इसके पीछे कौन सा कारण होगा यह भी समझ गए। उसी प्रकार यदि वेट पीछे की ओर लोड होगा तो पीछे की ओर झुकेगा, वेट आगे की ओर लोड होगा तो आगे की ओर झुकेगा, शिफ्टिंग आगे की ओर होगा तो आगे की ओर झुकेगा। यदि डिस्चार्जिंग आगे से होगा तो वेसल जो है पीछे की ओर झुकेगा, उल्टा होता है, जैसे लिस्ट के भी केस में हो रहा था। यदि पोर्ट से डिस्चार्ज कीजिएगा तो स्टारबोर्ड की ओर लिस्ट होगा, और स्टारबोर्ड से डिस्चार्ज कीजिएगा तो पोर्ट की ओर लिस्ट होगा। उसी प्रकार यहां भी होता है, जब आप फॉरवर्ड से डिस्चार्ज कीजिएगा तो वेसल ट्रिम बाय स्टर्न होगा, और जब स्टर्न से डिस्चार्ज कीजिएगा तो वेसल जो है ट्रिम बाय हेड हो जाएगा। और इसके पीछे कौन सा कारण होगा, क्योंकि शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, ये कपल फॉर्म करेगा और ये जब तक झुकता रहेगा जब तक न्यू सेंटर ऑफ बायएंसी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकली नीचे ना आ जाए। तो अब आप ट्रिम के पीछे कौन सा साइंस छिपा हुआ था वह आप समझ गए। अब आपको पढ़ना है ट्रिम जो है किस प्रकार कैलकुलेट होगा। यह तो आप जान गए, लोडिंग डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग के कारण वेसल का फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट चेंज होगा, अतः वेसल में ट्रिम जनरेट होगा, और रिटन एग्जाम में यही ट्रिम कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछता है। और यह सब चीज जानने के पहले ये सारा डिटेल अभी जो हम आपको समझा चुके हैं यह जानना जरूरी है। तो अब हम आपको समझा देते हैं ट्रिम कैलकुलेट कैसे करेंगे। यदि कोई लोडिंग डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग होगा तो उसके कारण कितना ट्रिम काउज होगा, अर्थात उसके कारण कितना ट्रिम जो है जनरेट होगा। और यह क्वेश्चन जो है ऑलवेज एवरी एग्जाम में एक न एक पूछा जाता है। लिस्ट और ट्रिम से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वह हिंडशिप से आए चाहे वह कैप्टन सुब्रमण्यम जी का बुक से आए। कॉन्सेप्ट लगभग दोनों का सेम ही होता है, थोड़ा सा टेबल से वैल्यू निकालने में लोगों को दिक्कत होता है। और एमबी हिंडशिप को समझने से पहले आपको कैप्टन सुब्रमण्यम जी का बुक समझना जरूरी है, क्योंकि यह बेसिक है। अब यहां आपको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ ट्रिम काउज्ड ड्यू टू लोडिंग डिस्चार्जिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ वेट। कोई भी वेट लोड होगा, डिस्चार्ज होगा और शिफ्ट होगा, उसके कारण ट्रिम कितना उत्पन्न होगा वह आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। जिस प्रकार लिस्ट जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम लोग लिस्टिंग मोमेंट निकालते थे, और लिस्टिंग मोमेंट हम लोग को ट्रांसवर्स डायरेक्शन से मिलता था। उसी प्रकार यदि हमको ट्रिम कैलकुलेट करना है, कितना ट्रिम जो है लोडिंग डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न हुआ है, उसके लिए हम लोग ट्रिमिंग मोमेंट निकालना होगा। और ट्रिमिंग मोमेंट हमें लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट से मिलेगा। ट्रिम के लिए चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट अर्थात ट्रिमिंग मोमेंट, लिस्ट के लिए चाहिए आपको लिस्टिंग मोमेंट अर्थात ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला मोमेंट, और जब आपको केजी निकालना है तो आपको चाहिए वर्टिकल मोमेंट अर्थात मोमेंट अबाउट कील। हम मान लेते हैं कोई कार्गो ऑपरेशन हुआ है, उसके कारण वेसल जो है ट्रिम बाय स्टर्न है, और अभी हम डायग्राम से समझा चुके थे शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस प्रकार शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ बायएंसी किस प्रकार शिफ्ट होगा, और लॉन्गिट्यूडिनल मेटा सेंटर क्या होता है। तो वह डायग्राम जो है हम आपको बना दे रहे हैं। हम मान लेते हैं इनिशियल में वेसल का जी यहाँ था, वेसल का न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये G1 यहाँ है। जब वेसल इवन कील होगा तो सेंटर ऑफ बायएंसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकली नीचे होगा, और ट्रिम के कारण यह भी पीछे की ओर चला जाएगा, ये हो गया B1।
और यह पीछे कहाँ तक जाएगा, G1 के वर्टिकली नीचे। और यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचिए, आप स्केल से अच्छा से डायग्राम बनाइएगा। जब दोनों पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींचिएगा, जहाँ पर मैच करेगा वह होगा लॉन्गिट्यूडनल मेटा सेंटर। हम मान लेते हैं ये जो ब्लू से मार्क कर रहे हैं ये आपका वाटर लाइन है। जब ये आपका वाटर लाइन है तो ये आपका ड्राफ्ट फॉरवर्ड हो गया, ये आपका ड्राफ्ट आफ्ट हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप ड्राफ्ट ज़्यादा है, अर्थात वेसल जो है ट्रिम बाई अस्टर्न है। और ट्रिम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट। तो डायग्राम से ट्रिम कितना होगा, ड्राफ्ट फॉरवर्ड से एक लाइन जो है पैरेलल ऐसे खींच लीजिए, ये आपका ड्राफ्ट फॉरवर्ड के बराबर होगा और यही आपका डिफरेंस हो गया ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट। तो ये जो है आपका ट्रिम का वैल्यू होगा। अब हम आपको समझाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं। हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसको दे देते हैं पी नाम, ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं क्यू और इसको दे देते हैं इस पॉइंट को आर। तो अब आप ट्रायंगल पी क्यू आर को देखिए, ये जो ट्रायंगल पी क्यू और आर, यह जो ट्रायंगल है और यह जो एंगल होगा यह राइट एंगल होगा। आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा लेकिन स्केल जब ड्रा कीजिएगा तो यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, तो यह राइट एंगल तो यह भी राइट एंगल। तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल क्यू जो है वह है 90 डिग्री। हम मान लेते हैं ये एंगल जो है यह है थीटा, एंगल पी इजकल टू हम माने हैं थीटा। तो यदि ट्रायंगल पी क्यू आर में थीटा का हम वैल्यू निकालें तो tan थीटा इजकल टू क्या होगा, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा के सामने का जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर होगा, अर्थात क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू पी, यही ना होगा। और क्यू आर क्या है, क्यू आर का वैल्यू आपका ट्रिम है, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ट्रिम डिवाइडेड बाई क्यू पी। अब देखिए ये जो क्यू पी है, क्यू पी को आप क्या लिख सकते हैं, एल बी पी, लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर ही आपका क्यू पी है। तो हम यहाँ से tan थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इजकल टू ट्रिम डिवाइडेड बाई लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर। अब आपको ट्रायंगल पी क्यू आर से एक इक्वेशन मिल गया, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए जिनका भी ज्योमेट्री अच्छा होगा, अभी जो हम बता रहे हैं वह तुरंत समझ जाएंगे, जो 8, 9, 10th में अच्छा से पढ़े होंगे। यदि ये एंगल पी थीटा है तो यहाँ पर यह जो एंगल है एम एल पर बनेगा यह भी होगा थीटा। और यदि जिनका ज्योमेट्री अच्छा नहीं है वह ऐसे भी आसानी से समझ सकते हैं, यदि भेसल इवन किल रहता तो ये थीटा का वैल्यू 0 रहता। जैसे जैसे भेसल झुकना स्टार्ट किया तो यह एंगल बढ़ता चला गया, अर्थात थीटा का वैल्यू बनाया। तो जैसे जैसे झुकेगा तो यहाँ भी यह थीटा सेम ही वैल्यू बनाएगा। तो यहाँ पर यदि 5 डिग्री होगा तो ये भी 5 डिग्री, यदि यह 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री, यदि यह 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। तो यह एंगल यदि थीटा माने हैं तो यह भी एंगल जो एम एल पर बनेगा यह जो होगा थीटा ही होगा। तो अब आप ट्रायंगल जी G1 और एम एल में आइए, और जी G1 एम एल में यह जो एंगल जी पर है यह 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम पैरेलल शिफ्ट होता है, तो यह जो एंगल है यह 90 डिग्री होगा। अब थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं ताकि जो है हम आपको समझा सकें। अब आप इन ट्रायंगल जी G1 एम एल में आइए, यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जहां एंगल जी इजकल टू 90 डिग्री है। तो यदि हम इस ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा इजकल टू जी G1 डिवाइडेड बाई जी एम एल। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। और जी G1 का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम अभी आपको बताए थे, जी G1 इजकल टू क्या होगा, जी G1 इजकल टू W इंटू डी बाई बड़ा W। तो यहां से हम जी G1 का वैल्यू रख दे रहे हैं, tan थीटा इजकल टू W इंटू डी बाई बड़ा W इंटू जी एम एल। ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों में tan थीटा है। तो tan थीटा इजकल टू ट्रिम बाई एल बी पी और tan थीटा इजकल टू W इंटू डी बाई बड़ा W इंटू जी एम एल। तो यह दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, वही चीज हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। आप इत्मीनान से सारा लेक्चर को समझिएगा, यदि एक बार में पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो बीच में रुक जाइएगा, एक आध दिन बाद दोबारा से फिर वीडियो देखिएगा, क्योंकि यदि हम कंटिन्यूटी में नहीं बताएंगे यहाँ पर तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, और जहां पर उचित ब्रेक होगा तभी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो कंटिन्यू वीडियो ये चलेगा। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दीजिए, ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और 8, 9, 10th में ऐसा बहुत बार किए होंगे।
तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा ट्रिम बाई एल बी पी इजकल टू डब्ल्यू इंटू डी बाई बड़ा डब्ल्यू इंटू जी एम एल। अब यहाँ से आपको जो लोडिंग डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग हुआ था उसके कारण कितना ट्रिम जनरेट हुआ है वह आपको मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका ट्रिम इजकल टू डब्ल्यू इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इंटू एल बी पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू जी एम एल। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करेंगे तो यह हो जाएगा डब्ल्यू इंटू डी इजकल टू डब्ल्यू इंटू जी एम एल डिवाइडेड बाई एल बी पी। एल बी पी को नीचे लिया है, क्यों? क्योंकि अभी हम आपको समझाएंगे क्यों। अब देखिए, ये जो ट्रिम हम बताए थे आपको, यह ट्रिम का वैल्यू आएगा मीटर में, क्योंकि जो भी फॉरवर्ड ड्राफ्ट है, जो भी आप ड्राफ्ट है, उसका आप डिफरेंस निकाल लिया है और डिफरेंस निकाल रहे हैं और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर में। तो यहाँ पर जो भी हम स्टैंडर्ड माने हैं तो ये ट्रिम इन मीटर है। तो यहाँ पर जो लोडिंग डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग हुआ है उसके कारण जो ट्रिम काउज्ड होगा, एक्चुअली में सिर्फ ट्रिम लिखना उचित नहीं है, लिखना चाहिए ट्रिम काउज्ड, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है टी और नीचे सी। तो यहाँ पर ट्रिम काउज्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू जी एम एल डिवाइडेड बाई एल बी पी। और अभी हम आपको बताए थे ये जो ट्रिम आएगा यह होगा मीटर में। यदि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो यह हो जाएगा ट्रिम काउज्ड इन सेंटीमीटर। और इस 100 को यदि हम ऊपर से हटा दें तो हम यहाँ पर हटा के क्या लिख सकते हैं? जहाँ एल बी पी है वहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, तो दोनों सेम ही चीज हो जाएगा। 100 नीचे कर दे रहे हैं, 100 इंटू एल बी पी, तो यह ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो अब आपको मिल गया ट्रिम काउज्ड इजकल टू डब्ल्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू जी एम एल डिवाइडेड बाई 100 इंटू एल बी पी। और यह जो ट्रिम काउज्ड है इन सेंटीमीटर, यहाँ से आपको मिलेगा वैल्यू इन सेंटीमीटर। और यदि ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा इन मीटर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के पीछे कारण क्या है? अभी हम आपको एक टर्म समझाएंगे और आप लोग सुने भी होंगे, एमसीटीसी। एमसीटीसी क्या होता है? मोमेंट टू काउज ट्रिम चेंज बाय 1 सेंटीमीटर। यदि ट्रिम को 1 सेंटीमीटर से चेंज करना है तो आपको कितना मोमेंट की जरूरत पड़ेगा? एग्जाम्पल के तौर पर, यदि इनिशियल में कोई वेसल का ट्रिम है 0.8 अर्थात 80 सेंटीमीटर बाई स्टर्न, तो यदि इसका ट्रिम आपको 81 सेंटीमीटर बाई स्टर्न या ट्रिम आपको 79 सेंटीमीटर बाई स्टर्न, चूंकि 1 सेंटीमीटर से घट रहा है, तो 1 सेंटीमीटर से ट्रिम आपको चेंज करना है तो आपको कितना ट्रिमिंग मोमेंट चाहिए? वह एमसीटीसी कहलाता है। यदि एमसीटीसी आ गया आपका 500 टन मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर ट्रिम को चेंज करने के लिए, ट्रिम को चेंज करने के लिए, ड्राफ्ट को नहीं। ड्राफ्ट आपका फॉरवर्ड और आप कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है। फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट को घटाने पर जो ट्रिम आया उस ट्रिम को यदि चेंज करना है 1 सेंटीमीटर से तो आपको कितना ट्रिमिंग मोमेंट चाहिए? लिस्टिंग मोमेंट के कारण आपका लिस्ट चेंज होगा और ट्रिमिंग मोमेंट के कारण आपको ट्रिम चेंज होगा। और 1 सेंटीमीटर ट्रिम चेंज करने के लिए जितना ट्रिमिंग मोमेंट चाहिए उसको बोला जाता है एमसीटीसी। तो यदि आपको कोई पूछ दे व्हाट इज एमसीटीसी, तो आप डिफाइन कीजिएगा ट्रिमिंग मोमेंट रिक्वायर्ड टू चेंज ट्रिम बाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ट्रिम को चेंज करने के लिए किसी वेसल का ट्रिमिंग मोमेंट कितना चाहिए, वह हमारा एमसीटीसी कहलाता है। और एमसीटीसी का वैल्यू हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर में भी दिया रहता है और यह ड्राफ्ट पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ड्राफ्ट चेंज होगा वैसे वैसे एमसीटीसी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। जो एमवी हेंडशिप का कॉन्सेप्ट जानते हैं वह समझ रहे होंगे। आपको एमसीटीसी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्वेश्चन में दे देगा। और एमवी हेंडशिप का यदि क्वेश्चन है तो आपके पास टेबल है, वहां से आप एमसीटीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एमसीटीसी निकालने का एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बाई चांस 1% केस में वह जरूरी पड़ जाता है। 1% भी नहीं, 0.1%, जब बॉक्स से वेसल आपसे पूछेगा तब, अदरवाइज जरूरी नहीं पड़ता है। एमसीटीसी का फार्मूला होता है एमसीटीसी इजकल टू डब्ल्यू इंटू जी एम एल डिवाइडेड बाई 100 इंटू एल बी पी। क्या होता है? एमसीटीसी इजकल टू डब्ल्यू इंटू जी एम एल डिवाइडेड बाई 100 इंटू एल बी पी। और यहाँ पर ये जो फार्मूला हम निकाले हैं ट्रिम काउज इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो डब्ल्यू इंटू जी एम एल है यह किसके बराबर हो जाएगा? एमसीटीसी के बराबर। और किसी भी वेसल का जीएमएल का वैल्यू बीएमएल के वैल्यू के लगभग बराबर होता है, रफली इक्वल टू। यह जो साइन है रफली इक्वल टू के है।
तो GML और BML लगभग बराबर होता है। तो यह जो MCTC का वैल्यू है, इसको हम यह भी लिख सकते हैं MCTC इक्वल टू W इंटू GML के जगह BML डिवाइडेड बाई 100 इंटू LBP। यह दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। बॉक्स से भेसल जब क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में पूछ देता है, उस समय यह फार्मूला का यूज होगा। और अभी जो है इस फार्मूला का यूज हम फार्मूला को ड्राइव करने में इस्तेमाल करेंगे। तो यह जो वैल्यू है इसको हम चेंज करके इसके बराबर हम MCTC लिख दे रहे हैं। तो हमारा नया फार्मूला क्या बन जाएगा? ट्रिम काउल्ड इक्वल टू W इंटू डी डिवाइडेड बाई MCTC। और यह जो ट्रिम काउल्ड होगा आपको मिलेगा इन सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी आप लोग समझ रहे होंगे MCTC का मतलब क्या होता है? मोमेंट टू काउल्ड चेंज ट्रिम बाई 1 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं MCTC इक्वल टू 100 टन मीटर। 100 टन मीटर के कारण ट्रिम जो है 1 सेंटीमीटर चेंज होगा। तो 1 टन मीटर के कारण कितना चेंज होगा? 1/100। अतः आप MCTC से आप डिवाइड कीजिएगा तो जो ट्रिम काउल्ड का वैल्यू आएगा वह सेंटीमीटर में ही होगा। अब आप इतना तक समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए, ट्रिम काउल्ड इक्वल टू W इंटू डी डिवाइडेड बाई MCTC। W इंटू डी को आप क्या लिख सकते हैं? W इंटू डी है मोमेंट, और यह मोमेंट के कारण क्या जनरेट हो रहा है? ट्रिम। तो यह मोमेंट हो गया ट्रिमिंग मोमेंट। W इंटू डी को बोला जाता है ट्रिमिंग मोमेंट, वेयर W इक्वल टू वेट लोडेड या डिस्चार्ज या शिफ्टेड, और D बराबर क्या होगा? शिफ्टिंग के केस में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस थ्रू वेट इज शिफ्टेड। शिफ्टिंग के केस में लॉन्गिट्यूडनली वेट जो है कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है। और लोडिंग और डिस्चार्जिंग के केस में D इक्वल टू होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन से जो वेट लोड या डिस्चार्ज किया गया है उसका दूरी। तो W और D से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको ट्रिमिंग मोमेंट आ जाएगा। ट्रिमिंग मोमेंट में MCTC से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको ट्रिम काउल्ड आ जाएगा। या लोडिंग, डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग के कारण वेसल में कितना ट्रिम जनरेट हुआ है बाई हेड या बाई स्टर्न, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा। उसके पहले अभी भी आपको दो चीज और सीखना है। एक तो आपको सीखना है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, और दूसरा चीज सीखना है ये जो ट्रिम काउल्ड होगा। तो ट्रिम काउल्ड तो एक पूरा कलेक्टिव वैल्यू है, फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट के बीच का डिफरेंस। तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट में कितना चेंज होगा और आप ड्राफ्ट में कितना चेंज होगा, तो ट्रिम काउल्ड का फॉरवर्ड और आफ्ट कंपोनेंट भी निकालना जरूरी है। कार्गो ऑपरेशन के कारण यहां से सिर्फ ट्रिम काउल्ड मिलेगा, ट्रिम कितना चेंज हुआ है। आपको यह नहीं मिलेगा कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना चेंज हुआ, आप ड्राफ्ट कितना चेंज हुआ, उसको भी आपको निकालना होगा। तभी आपको इनिशियल में लगा के आपको फाइनल फॉरवर्ड और फाइनल आप ड्राफ्ट मिलेगा। तो अभी आपको दो कॉन्सेप्ट और सीखना है, तो वह भी दो कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि जो है थ्योरी जो है पूरा तरह कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको सीधे क्वेश्चन पर चलूंगा। तो चलिए अब हम वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। व्हाट इज COF? सेंटर ऑफ फ्लोटेशन होता क्या है? अब देखिए, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन को कई तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इज ए पिवोटल पॉइंट अबाउट विच वेसल इज ट्रिम्ड। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन एक पिवोट पॉइंट है जिसके अबाउट वेसल जो है ट्रिम होता है। आप लोग स्कूल में सीसा अर्थात फलक्रम देखे होंगे, एक पटरे की तरह झूला होता है। यह एक पिवोट पॉइंट पर स्थिर रहता है और इसी पिवोट पॉइंट के अराउंड यह ऊपर नीचे झूलता रहता है। इधर भी कोई बच्चा बैठ जाता है और इधर भी कोई बच्चा बैठ जाता है, दोनों अपना ऊपर नीचे झूला झूलते रहता है। तो शिप भी एक तरह से यह फलक्रम है। हम मान लेते हैं शिप इनिशियल में यह इवन कील था, और इवन कील था तो सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के वर्टिकल लाइन में था, बराबर था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। अब जैसे ही कोई कार्गो ऑपरेशन कीजिएगा, हम मान लेते हैं कोई वेट को पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे, तो वेसल जो है पीछे की ओर यह ऐसे झुकना स्टार्ट होगा और आगे से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होगा। और यह जो ऊपर नीचे झुकेगा यह भी किसी न किसी एक पॉइंट के अराउंड यह ऊपर नीचे करेगा। तो जिस पॉइंट के अराउंड यह करता है उसे बोलते हैं पिवोट पॉइंट, और यही पिवोट पॉइंट जो है आपको सेंटर ऑफ फ्लोटेशन कहलाता है। अब सेंटर ऑफ फ्लोटेशन निकलता कैसे है? शिप जिस भी ड्राफ्ट पर अभी है उस ड्राफ्ट पर जो वाटर प्लेन होगा, उस वाटर प्लेन एरिया का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही जो है उसका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन होगा। मान लेते हैं कोई वेसल 8 मीटर ड्राफ्ट पर है, तो 8 मीटर ड्राफ्ट पर वेसल का वाटर प्लेन एरिया मान लेते हैं यह है। तो इस वाटर प्लेन एरिया का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही जो है वेसल का सेंटर ऑफ फ्लोटेशन होगा। तो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन को दूसरे टर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इज ए ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ वाटर प्लेन एरिया एट दैट ड्राफ्ट। जिस भी ड्राफ्ट पर वह फ्लोट कर रहा है उस ड्राफ्ट पर जो वाटर प्लेन एरिया होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही जो है उस वेसल का उस समय सेंटर ऑफ फ्लोटेशन होगा। और कोई भी कार्गो ऑपरेशन होगा तो उसके कारण रोटेट करेगा तो वह इसी सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के अराउंड रोटेट करेगा। इसीलिए अभी हम आपको ट्रिमिंग मोमेंट निकालने के लिए लोडिंग डिस्चार्जिंग के केस में जो डी बताए थे, डी इजकल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। जो वेसल का सेंटर ऑफ फ्लोटेशन होगा उससे जो है जो वेट लोड या डिस्चार्ज किया जा रहा है उसके बीच का दूरी क्या है। और आपको सेंटर ऑफ फ्लोटेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में सेंटर ऑफ फ्लोटेशन की दूरी दे रखा होगा और यह दूरी आप परपेंडिकुलर से देता है और इसको डिनोट किया जाता है ए एफ से। ए एफ के मतलब सेंटर ऑफ फ्लोटेशन की दूरी आप परपेंडिकुलर से। आप परपेंडिकुलर से सेंटर ऑफ फ्लोटेशन कहां पर है। और एमबी हिंडशिप में एएफ को एलसीएफ से डिनोट किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ फ्लोटेशन फ्रॉम द आप परपेंडिकुलर। आप लोग एमबी हिंडशिप का टेबल देखिएगा तो दोनों सेम ही चीज है, एएफ कहिए या एलसीएफ कहिए। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन को एक और डायग्राम से आपको हम समझा देते हैं ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। हम मान लेते हैं कोई वेसल है, इनिशियल में इस वेसल का वाटर लाइन ये है, ये आपका वाटर लाइन 1 W1 L1। कोई भी कार्गो ऑपरेशन हुआ और कार्गो ऑपरेशन के कारण वेसल जो है डाउन बाय हेड हो गया, अर्थात आगे की ओर ड्राफ्ट ज्यादा हो गया। जब आगे की ओर ड्राफ्ट ज्यादा होगा तो वाटर लाइन कुछ इस प्रकार होगा, ये होगा W2 L2। ये देखिए आगे की ओर ड्राफ्ट बढ़ गया अर्थात डाउन बाय हेड हो गया। तो जो इनिशियल कंडीशन का वाटर लाइन W1 L1 था और यह जो फाइनल कंडीशन कार्गो ऑपरेशन के बाद W2 L2 आया, यह दोनों वाटर लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन होगा। तो आपको जैसे समझना है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन समझ लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं सेंटर ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है यह आप समझ गए होंगे। और सेंटर ऑफ फ्लोटेशन काफी जरूरी है क्योंकि आपको ट्रिम कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ फ्लोटेशन से ही आपको ट्रिमिंग मोमेंट मिलेगा। और सेंटर ऑफ फ्लोटेशन को डिनोट किया जाता है एएफ से या एलसीएफ से, लेकिन एमबी हिंडशिप बुक में एलसीएफ वर्ड यूज होगा और सुब्रमण्यम साहब के बुक में एएफ वर्ड यूज होगा। और सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का एक और इस्तेमाल है क्या, अभी हम आपको बताए थे, यह फार्मूला से आपको ट्रिम काउल्ड मिला है। कलेक्टिवली वेसल में कितना ट्रिम चेंज हुआ है यह मिल गया, लेकिन फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना चेंज हुआ, ऑफ ड्राफ्ट कितना चेंज हुआ यह आपको मालूम नहीं चला है। और इसके लिए भी आपको सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का आवश्यकता पड़ेगा। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन कहाँ है इसी से आपको निकलता है। तो आपको लास्ट कॉन्सेप्ट वह जो है वह भी समझा दे रहे हैं, उसके बाद टोटल थ्योरी जो है ट्रिम का कंप्लीट हो जाएगा और डायरेक्ट उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। और जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वह क्वेश्चन में है, वहीं पर आपको अच्छा से समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब आप समझिए, चेंज ऑफ ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड ड्राफ्ट आप, कार्गो ऑपरेशन के कारण ट्रिम काउल्ड आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आप हमको यह बताइए आप ड्राफ्ट में क्या चेंज आएगा, फॉरवर्ड ड्राफ्ट में क्या चेंज आएगा, या आपसे पूछ दे फाइनल कंडीशन में फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट कितना होगा, तो उसके लिए सिर्फ ट्रिम काउल्ड से काम नहीं चलेगा। आपको ये जो ट्रिम काउल्ड आया है उसका आपको फॉरवर्ड और आप कंपोनेंट मालूम करना होगा, तभी आपको मालूम चलेगा ड्राफ्ट फॉरवर्ड कितना चेंज हुआ, ड्राफ्ट आप कितना चेंज हुआ। और यह जो है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के पोजीशन पर डिपेंड करता है। किसी भी लोडिंग डिस्चार्जिंग या शिफ्टिंग के कारण फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट कितना चेंज होगा यह सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, एक यदि सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जो है अमिडशिप है अर्थात शिप के बिल्कुल बीचों बीच है, और दूसरा जो है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जो है वो यह एमिडशिप नहीं है, नॉट एट एमिडशिप। तो दोनों ही केसेज में अलग अलग फार्मूला लगेगा और अलग अलग तरीका है। सबसे इजी है जब आपका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन शिप के बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। मान लेते हैं यह कोई शिप था, शिप का ये आप परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं यह फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, शिप का लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर मान लेते हैं 140 मीटर, तो बिल्कुल एमिडशिप कितना होगा 70, फॉरवर्ड से 70 मीटर, आप से 70 मीटर, और यहीं पर आपका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है। तो जब सेंटर ऑफ फ्लोटेशन शिप के बिल्कुल बीचों बीच होगा तो फॉरवर्ड और आफ्टर ड्राफ्ट दोनों जो है एक समान चेंज होगा, अर्थात चेंज ऑफ ड्राफ्ट फॉरवर्ड इक्वल टू चेंज ऑफ ड्राफ्ट आफ्ट। और चेंज ऑफ ड्राफ्ट फॉरवर्ड को टीएफ से डिनोट किया जाता है और चेंज ऑफ ड्राफ्ट आफ्ट को टीए से डिनोट किया जाता है। तो जब सीओएफ एमिडशिप होगा तो दोनों तरफ चेंज समान होगा,
और यह किसके बराबर होगा, कितना, ट्रिम काउज्ड का आधा। जो आप ट्रिम काउज्ड के फार्मूला से वैल्यू निकालिएगा उसका आधा जो है फॉरवर्ड की ओर चेंज होगा और उसका आधा आफ्ट की ओर चेंज होगा। अब हम आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से समझा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाइएगा। हम मान लेते हैं कोई जहाज है जिसका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन बिल्कुल बीचों बीच है। इसका फॉरवर्ड ड्राफ्ट हम मान लेते हैं 10 मीटर है, हाफ ड्राफ्ट जो है इसका मान लेते हैं 10.5 मीटर है। कोई कार्गो ऑपरेशन हुआ, उस कार्गो ऑपरेशन के कारण हम मान लेते हैं ट्रिम काउज्ड हुआ 40 सेंटीमीटर बाई स्टर्न। हम मान लिए हैं पीछे की ओर शिफ्टिंग हुआ, पीछे की ओर कोई कार्गो शिफ्टिंग हुआ, कितना टन हुआ इसका मतलब नहीं है, उसके कारण फाइनल जो है ट्रिम काउज्ड हुआ 40 सेंटीमीटर बाई स्टर्न। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप हमको बताइए फाइनल फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट कितना होगा। आप हमको बताइए फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना चेंज होगा, आप ड्राफ्ट कितना चेंज होगा। इनिशियल में तो 10 मीटर था फॉरवर्ड और आफ्टर में था 10.5 मीटर। अभी हम आपको बताएं जब सेंटर ऑफ फ्लोटेशन एमिडशिप है तो जो चेंज फॉरवर्ड की ओर होगा वही आफ्ट की ओर होगा, और आपको ट्रिम काउज्ड का वैल्यू मिलल है 40 सेंटीमीटर। तो जब हमें ट्रिम काउज्ड 40 सेंटीमीटर बाई स्टर्न मालूम है तो चेंज ऑफ ड्राफ्ट फॉरवर्ड कितना होगा। चेंज ऑफ ड्राफ्ट फॉरवर्ड को लिखते हैं टीएफ, टीएफ इजकल टू हो जाएगा ट्रिम काउज्ड का आधा, इजकल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 20 सेंटीमीटर। और टीए कितना होगा, टीए होगा टीएफ के बराबर अर्थात 20 सेंटीमीटर। और ऐसे भी समझ लीजिए टीए इजकल टू क्या हो जाएगा, टीएफ इजकल टू टीसी बाई 2, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 20 सेंटीमीटर। अर्थात यह जो 40 सेंटीमीटर ट्रिम काउज्ड हुआ है, यह काउज कैसे हुआ है, फॉरवर्ड की ओर 20 सेंटीमीटर जो है ड्राफ्ट चेंज कर देगा और आफ्ट की ओर 20 सेंटीमीटर ड्राफ्ट चेंज करेगा। अब आपको वैल्यू मालूम चल गया। अब आपको पता करना है फॉरवर्ड की ओर बढ़ेगा कि घटेगा। 20 सेंटीमीटर तो चेंज होगा, तो 20 सेंटीमीटर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर आपको मालूम है कार्गो ऑपरेशन के कारण ट्रिम जो काउज्ड हुआ है बाई स्टर्न हुआ है, अर्थात वेसल पीछे की ओर झुका है, अर्थात वेसल का आगे का ड्राफ्ट घटेगा क्योंकि वेसल आगे से ऊपर की ओर उठेगा। और आगे का ड्राफ्ट कितना घटेगा, 20 सेंटीमीटर, और पीछे का ड्राफ्ट कितना बढ़ेगा, 20 सेंटीमीटर। तो यदि आपको यहाँ पर पूछ देता फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड और फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट, तो फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड जो है यह आपका आएगा, इनिशियल में कितना था 10 मीटर और 20 सेंटीमीटर से चेंज हुआ है और ट्रिम हुआ है बाई स्टर्न, तो माइनस 0.2 मीटर, ये हो जाएगा 9.8 मीटर। और फाइनल आप ड्राफ्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रिम है बाई स्टर्न तो आफ्ट में 20 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 प्लस 0.2 मीटर इजकल टू 10.7 मीटर। तो आपको यहाँ से क्या क्या मिल गया, फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना चेंज हुआ था ये आप निकाल लीजिएगा, आप ड्राफ्ट कितना चेंज होगा ये भी निकाल लीजिएगा, आपको फाइनल फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना आएगा यह भी मालूम चल जाएगा, फाइनल आप ड्राफ्ट कितना आएगा यह भी मालूम चल जाएगा, फाइनल आपको ट्रिम भी मालूम चल जाएगा। फाइनल में ट्रिम कितना रहेगा, फाइनल में फॉरवर्ड ड्राफ्ट 9.8 है और फाइनल में आप ड्राफ्ट 10.7 है, तो 10.7 माइनस 9.8 यह कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। फाइनली जो है वेसल 0.9 मीटर बाई स्टर्न होगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इनिशियल में ट्रिम कितना था, इनिशियल में आप ड्राफ्ट था 10.5, फॉरवर्ड ड्राफ्ट था 10 मीटर, तो इनिशियल में वेसल जो है ट्रिम था 0.5 मीटर बाई स्टर्न, और कोई कार्गो ऑपरेशन हुआ उसके कारण ट्रिम काउज्ड आ गया 40 सेंटीमीटर बाई स्टर्न अर्थात 0.4 मीटर बाई स्टर्न। इनिशियल में 0.5 मीटर बाई स्टर्न था और कार्गो ऑपरेशन के कारण 0.4 मीटर बाई स्टर्न और जनरेट हो गया, तो टोटल कितना होगा 0.9 मीटर बाई स्टर्न। अतः हम जितना भी समझाएं अर्थात कैलकुलेट किए वह सारा का सारा बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार आपको कैलकुलेट करना होगा, वहां पर सिर्फ ट्रिम काउज्ड देगा नहीं, आपको ट्रिम काउज्ड कैलकुलेट करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब आपको चाहिए जब सीओएफ एमिडशिप में ना हो, तो जब आपका सीओएफ एमिडशिप में नहीं होगा तो टीए और टीएफ का वैल्यू आपको फार्मूला से कैलकुलेट करना होगा, और वह फार्मूला कौन सा है मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं। यह है आपका जब सीओएफ नॉट एट एमिडशिप, जब आपको चेंज ऑफ ड्राफ्ट फॉरवर्ड निकालना हो और आप निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है, टीए इजकल टू अर्थात चेंज ऑफ ड्राफ्ट आप ड्राफ्ट कितना चेंज होगा उसके लिए फार्मूला है टीए इजकल टू ट्रिम काउज डिवाइडेड बाई एलबीपी इंटू एएफ, और एफ क्या है, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन की दूरी आप परपेंडिकुलर से। आपको ट्रिम काउज का वैल्यू मालूम होगा, वेसल का लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर मालूम होगा, दे रखा होगा क्वेश्चन में, एएफ का वैल्यू भी दे रखा होगा, तो यहां से टीए का वैल्यू मिल जाएगा। जब एमिडशिप था तो डायरेक्टली टीसी बाई 2 कर दे रहे थे, लेकिन जब एमिडशिप नहीं होगा तो आपको इस फार्मूला से निकालना होगा। और टीएफ का वैल्यू कितना होगा, आपको आप कंपोनेंट तो मालूम चल गया, तो आपको अब टीएफ का वैल्यू भी निकालना होगा, तो टीएफ का वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ये जो ट्रिम काउज्ड होता है या किसके बराबर होता है, टीए प्लस टीएफ के बराबर।
ये जो ट्रिम काउंट होता है वह फॉरवर्ड कितना चेंज होता है, आप कितना चेंज होता है, उसका ऐड होता है। तो जब हमको टीए मिल जाएगा ऊपर से और टीसी मालूम होगा तो टीएफ मिल जाएगा। टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, टीसी माइनस टीए। तो यहाँ से फॉरवर्ड ड्राफ्ट में कितना चेंज होगा यह भी मिल जाएगा, और फिर उसी प्रकार इनिशियल ड्राफ्ट में हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको फाइनल ड्राफ्ट मिल जाएगा। और टीएफ को निकालने का एक और दूसरा फार्मूला भी है सिमिलर टू दिस फार्मूला, वह भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी उसका भी इस्तेमाल होता है। एक तो टीएफ आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक टीएफ जो है आप निकाल सकते हैं टीएफ इजकल टू, जैसे टीए निकाले हैं वैसे ही आप लिख दीजिए टीसी डिवाइडेड बाई एलबीपी। अब जब आप टीए निकाल रहे थे अर्थात चेंज इन आफ्ट ड्राफ्ट, तो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का दूरी आफ्ट परपेंडिकुलर से ले रहे थे। एफ क्या होता है, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का दूरी फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर, ये आपका एफ है। यदि ये आफ्ट परपेंडिकुलर है, ये फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, ये आपका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है, तो ये एफ है। तो जब आप टीए निकालते हैं तो टीसी डिवाइडेड बाई एलबीपी इंटू एफ करते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप टीएफ निकालिएगा तो यहां पर लिखेंगे टीसी डिवाइडेड बाई एलबीपी इंटू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का दूरी फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप सेंटर ऑफ फ्लोटेशन की दूरी फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से क्या लिख सकते हैं, टोटल दूरी या एलबीपी है। तो टोटल दूरी में से यदि एएफ का वैल्यू हम घटा देंगे तो हमको फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का दूरी मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे इंटू एलबीपी माइनस एएफ। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा, टीएफ इजकल टू ट्रिम काउ डिवाइडेड बाई एलबीपी इंटू एलबीपी माइनस एएफ। और एलबीपी माइनस एएफ क्या है, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन की दूरी फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से। इसको आप चाहें तो एफ भी लिख सकते थे, लेकिन कोई लिखता नहीं है। तो यदि आप लिख दीजिएगा तो वहां पर हो सके सर्वेयर नहीं समझेंगे तो वो क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्योंकि आप परपेंडिकुलर से आप एएफ डिनोट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से एएफ भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। इसलिए आप नया तरीका मत खोजिएगा, जो इस्तेमाल हो रहा है वही कीजिए। तो इस फार्मूला से भी आपको टीएफ का वैल्यू मिल जाएगा और ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे देगा सेंटर ऑफ फ्लोटेशन की दूरी फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, तो वहां पर डायरेक्ट टीएफ निकाल लीजिएगा। और फिर आपको टीए निकालना होगा तो टीए इक्वल टू टीसी माइनस टीएफ, क्योंकि आप जानते हैं टीसी क्या होता है, टीसी इक्वल टू टीए प्लस टीएफ। तो हम उम्मीद करते हैं यह जितना भी थ्योरी हम बताए थे आपको आप अच्छा से समझ गए होंगे, और यह वीडियो को आप 2 से 3 बार समझ में ना आए तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलूंगा और वहां पर यह सारा थ्योरी का इस्तेमाल होगा। और जब आप नहीं समझे रहिएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा और इसी कारण आपसे क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ट्रिम का टोटल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। और यदि मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। मिलेंगे ट्रिम के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।